नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफर पर। दोस्तों आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वीरेंद्र ने भेजे हैं। वीरेंद्र की ये कहानी उत्तराखंड की है। साल था 2007 का। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं वीरेंद्र की ही शब्दों द्वारा कि आखिर उनको हुआ क्या था। दोस्तों मेरा नाम तो आप जान ही चुके हो, मेरा नाम वीरेंद्र है। हाँ, मैं 24 साल का था। साल था 2007 का। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और उत्तर प्रदेश का रहने वाला। दिवाली आने वाली थी। हाँ, मैं दिवाली में घर जाने का पूरी तैयारी कर रखा था, लेकिन जब वक्त आया ना तो सब कुछ धुआं धुआं हो गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं अपने दोस्तों को कुछ उधार दिया था और वो बोले थे कि जैसे दिवाली का बोनस मिलता है, सैलरी मिलता है, और वो पैसा मैं लौटा दूंगा। मैं जल्दी से अब विश्वास कर लेता था अपने दोस्तों पर। लेकिन आज वही मेरे दोनों दोस्त कह रहे थे कि वीरेंद्र देखना, इस महीने बहुत पैसा खर्च हो गया है, अब तेरा पैसा लौटाएंगे, लेकिन इस महीने नहीं, अगले महीने। एक तो एक, दूसरा भी वही। दोनों ने अब मुझे अब ठेंगा दिखा दिया था। मैं तो अपने आप को कैसे संभाला था उस टाइम में। मेरा तो सपना चूर हो गया था घर जाने का। मुझे उन पैसों की जरूरत थी और वो पैसे मुझे अपने बापू को देने थे। मैं वादा करके आया था कि दिवाली की बोनस मिलते ही, सैलरी मिलते ही सारा पैसा मैं लेके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करना। लेकिन अब मैं किस मुंह से जाऊं? मेरे उस वादे के क्या होगा? बापू तो समझेंगे कि मैं पैसा इधर उधर लुटा दिया हूं। मुझे बड़ा शर्म आ रही थी अपने आप पर। मैं टाल दिया कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो दोनों दोस्त अपने घर निकल चुके थे। मेरे ही अब कमरे में शेयर करके रहते थे और वो निकल चुके थे। मैं अब उनको जाता देखता रह गया। मन में इतना गुस्सा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने आप को संभाला और मैं अपने आप को कंट्रोल करने लगा कि चलो अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये चाहे कितना भी चिल्लाएं कि मुझे पैसा चाहिए, अब नहीं दूंगा। अब इनको भी नहीं ना और किसी को। जो मेरा ही पैसा मेरे वक्त पर काम नहीं आ रहा है तो उस पैसे का अब जरूरत क्या है? मैं बहुत गुस्से में था। मैं बापू के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रखा था, परिवार के लिए सब बैग में भर रखा था। सब अब ऐसे ऐसे पड़ा रह गया। दोनों दोस्त निकल जाने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आस पास में जो भी कमरे थे सारी फैक्ट्री में काम करते थे और सारे लोग एक आध को छोड़ करके सब लोग अपने अपने गांव निकल चुके थे। अब उस लाइन में जो मेरा क्वार्टर था, मैं था और एक चाचा थे। चाचा भी दूर के रहने वाले थे और वो कहते थे कि मैं घर जाके क्या करूँगा बेटा, मेरे लिए तो जहाँ हूँ वहीं सब कुछ है। अब उनकी अपनी समस्या थी, मैं उनमें नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मेरा तो जाना जरूरी था। सपना सब कुछ बिखर चुका था। मैं गुस्से में था और तब तक चाचा आवाज़ दिए, अरे वीरेंद्र आजा आजा आजा, अकेले क्यों बैठा हुआ है? ना चाहते हुए भी अब मैं चाचा के पास पहुंचता हूं। चाचा खुशियां मना रहे हैं, दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मिठाई खुला हुआ है, बोतल खुला हुआ है। वो दारू का बड़ा शौकीन थे। कहने लगे, वीरेंद्र आजा, मैं तो अकेले देख रहा था कोई पार्टनर मिले, लेकिन सब अपने अपने घर चले गए, तू क्यों नहीं किया? अब मैं क्या बताता कि मेरे अपने खुद के अब दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। मैं उस बात को टाल गया कि चाचा बस ऐसे ही नहीं गया, चलो तुम भी तो नहीं गए। तब चाचा हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं तो जहाँ रहता हूँ वहीं दिवाली मनाता हूँ, वहीं होली मनाता हूँ। मेरा कोई आगे पीछे अब देखने वाला कोई नहीं है। अब मैं उनके बात में पढ़ना नहीं चाहता था। मुझे गुस्सा था और तब तक गिलास बना करके मुझे दे दिया। ले वीरेंद्र बेटा, अरे गम को दूर कर यार, खुशी मना, आज दिवाली के त्यौहार है, क्यों मुँह लटका के बैठा हुआ है? अपने हिसाब से मुझे वो खुश करने लगे। अब मुझे भी लगा कि हाँ जरूर लेना चाहिए। मेरा दिमाग भंना रहा है, शायद मैं ड्रिंक कर लूँ ना तब मैं होश में आ जाऊँगा। और वही किया। चाचा का मैं पार्टनर बन गया था। अब पूरी बोतल हम दोनों ने खर्च कर दिया। अब इसके बाद चाचा भी अब कहने लगे, अपनी पुरानी बातें याद करने लगे। अब मैं उनकी बातों में नहीं आता हूँ। अब मेरे भी आंखों में अब आंसू आ रहा था। पीने के बाद में ऐसा ही सब गम बाहर निकल रहा था। तब चाचा कहने लगे, वीरेंद्र बेटा तू रो क्यों रहा है?
मेरे साथ में तो ऐसी ऐसी घटना घटी है कि मैं बताऊंगा तो तू और रोने लगेगा। छोड़ो ना, आज खुशी के त्यौहार है, आंसू पोछो, बात क्या है बेटा। मैं कहने लगा चाचा कैसे बताऊं, आप समझ नहीं पाओगे। और तब चाचा कहने लगे अरे बताओ तो सही, हुआ क्या तुम्हारे साथ में। मैंने एक बात अपने दोस्तों को बता दिया कि चाचा अब मुझे मेरे दोस्तों ने छला है। अब उन्होंने वादा किया था कि जो बोनस मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, अब मैं आपको दे दूंगा, मेरी कर्जा चुका देंगे। लेकिन वो लोग मुझे ठेंगा दिखा करके और चले गए। कहने लगे कि सब अगले महीने में हम आपको दे देंगे। आप बताओ चाचा मैं क्या करूं, मेरा परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, अब आप ही समझो। चाचा जैसे सोचने लगे और कहने लगे बेटा तुझे कितना पैसे की जरूरत है। मैं कहने लगा चाचा आप क्यों दोगे, आप अब इंजॉय करो, दिवाली मनाओ, अब जो हो गया, बात ख़त्म करते हैं। अब मैं क्या करूँगा उन पैसे को लेकर के, अब मामला ही ख़त्म हो गया, अब मुझे जाना ही नहीं है। तब चाचा कहने लगे नहीं बेटा तुझे जाना तो ज़रूर पड़ेगा, बोल कितना पैसा चाहिए, अब तक तू कोई बोला क्यों नहीं। मैं कहने लगा चाचा मैं आपसे क्या बोलूँ, बताने लायक कोई बात ही नहीं था। और वो मुझे जिद करने लगे कि देख वीरेंद्र साल का त्यौहार है, सब अपने अपने घर बनाने गए हैं, और तू यहाँ पर क्यों है। जो पैसा चाहिए मुझसे बोल, मैं देता हूँ, जब तेरे पास में आ जाए तो मुझे लौटा देना। अरे मेरे पास तो पड़े हुए हैं, मैं इनका क्या करूँगा, इतना खर्च मैं थोड़ी करता हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। अब चाचा की बात मेरे दिमाग में आने लगी। अब मेरा भी मन कर रहा था कि मैं कैसे अपने घर पहुँचूँ। अब वहाँ से मेरा घर था जो था ना, वो कम से कम 5 घंटे का सफ़र था बस के द्वारा। और मैं कहने लगा चाचा वाकई आप मुझे पैसा दोगे। तब कहने लगे तू मांग तो सही कितना चाहिए। तब मैंने बताया कि मुझे इतने 1000 रुपये की जरूरत है। उन्होंने देरी नहीं किया, फटाफट रुपये गिन करके अब मुझे हाथ में पकड़ा दिए कि ले गिन ले इसको, ज़्यादा है तो लौटा देना और कम है तो मांग लेना। ऐसे ही वो मजाकिया इंसान थे और मैं वाकई बड़ा खुश था। अब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे अपने घर पहुंचूं। बस में जाऊंगा, पता मिले ना मिले, लेट हो चुका है, शाम हो चुकी है, मैं कब घर पहुंचूंगा। तब मैं सोच में पड़ने लगा। तब चाचा कहने लगे अरे तू चिंता क्यों करता है, ऐसे टाइम में पैसे को वैल्यू नहीं रखा जाता है, टैक्सी कर ले, अरे कितना लगेगा, जो भी लगेगा देखा जाएगा, त्यौहार तो तेरा कम से कम परिवार में मन जाएगा। चाचा की बात बहुत अच्छी लगी। मेरा तो बैग पैक ही था, सब कुछ सामान था, अपने परिवार के लिए मिठाई उठाई, अपने पापा के लिए दारू का बोतल, रम पीते थे वो, जब भी मैं जाता था 2 बोतल ले के जाता था, सारा जुगाड़ करके बैग में फोल कर रखा था। अब इसके बाद नशा जो था ना उतर चुका था। मुझे तो बस एक ही नशा था कि मैं कैसे अपने परिवार में पहुंचूं, मैं उनकी खुशियां में शामिल हो जाऊं, जो मैंने वादा किया था अपने पिता से उस वादे को निभाऊं। भागता हूं बस स्टैंड के आसपास में, लेकिन वाकई में अब मैं हमारी गांव की तरफ जाने वाली बसें अब जा चुकी थी। त्यौहार का टाइम था, बिल्कुल रोड खाली खाली अब पड़ा हुआ था। टैक्सी स्टैंड जाता हूं, टैक्सी भी नहीं मिल रही है। अब मैं परेशान हो जाता हूं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और आखिरकार एक उपाय सोचता है, चलते हैं आप हाईवे पर चलते हैं और वहाँ कोई भी ट्रक वगैरह गुजरेगा और उससे लिफ्ट ले लेते हैं। वही तरीका मैं आजमाने को सोचा। हाईवे पर पहुँचता हूँ और तब तक अंधेरा हो चुका होता है बिल्कुल। अब वहाँ आसपास में अंधेरी रात थी और कुछ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं रोड पर था और जब ट्रैफिक गुजरती थी तब हेडलाइट की रोशनी से पूरा एरिया चमक जाता था। बैग कंधे पर टांगे मैं ट्रक का, बस का, अगर कोई भी साधन मिलता मैं ज़रूर हाथ दिखाता था, अरे भाई रोक लो, मुझे भी जाना है इसी रोड पर। लेकिन कोई रुकता नहीं था। अब देर पर देर होती जा रही थी, मन बेचैन होते जा रहा था कि अब मैं जाऊंगा, 4-5 घंटे का सफ़र है, क्या आधी रात को पहुंचूंगा। चलो पहुंच तो जाऊंगा ना, अगर मैं सुबह तक ही पहुंच जाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं त्यौहार नहीं मनाऊंगा, लेकिन बापू के किए हुए वादा तो ज़रूर निभा दूंगा ना, मेरे बापू खुश हो जाएंगे। यही सोच करके मैं उस हाईवे पर खड़ा रहा। आखिरकार 7 बजा, 8 बजा,
तब जाकर के एक ट्रक वाले ने रोका। रोकते ही पूछने लगे, कहाँ जाओगे? चिल्ला करके, जल्दी बताओ। तब मैं अपने गांव का नाम बताया। तब कहा कि जल्दी बैठो। मेरी सांस में सांस आई। जल्दी से उस ट्रक में बैठता हूँ। ट्रक अब चल पड़ता है। ड्राइवर अपने मस्त होते हैं, गाना बज रहा है और ट्रक चलती जा रही है। जब अपने गांव के हाईवे पर उतरता हूँ ना, तो रात को 1 बज जाता है। हर तरफ अंधेरा अंधेरा। लोग बाग कब की दिवाली मना करके अब आराम कर रहे थे। कहीं भी पटाखे गूंज नहीं। खास करके हमारे देहात क्षेत्र में बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। आसमान में सितारे साफ साफ नजर आ रहे थे। एक भी बादल, एक भी मौसम ऐसा कुछ खराब नहीं चल रहा था। चांद का अता पता नहीं था। अमावस की रात थी, पूरा अंधेरा था। मैं बड़ा खुश था कि चलो आ तो गया कम से कम, और अपने रास्ते पर चल देता हूँ। अब वहाँ से मेरे 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल का। दिन होता तो बहुत सारे साधन मिल जाते, लेकिन अब रात, वो भी आधी रात से ऊपर का टाइम, भला साधन कौन मिलेगा। चल देता हूँ अपने उसी रास्ते पर, गांव के रास्ते में, बड़ा मन में उमंग लिए हुए कि चलो कम से कम घर तो आ गया। अब जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। आधा रास्ता पार हो जाता है। तब मैं एक पोखर के पास आ जाता हूँ। पोखर बहुत पुराना था। मेरे पिताजी बताते थे कि मेरे दादाजी के ज़माने का वो पोखर खोदा हुआ है। लेकिन उस पोखर के बारे में बहुत कुछ लोग गांव के अफवाह उड़ाते थे कि उस पोखर के अंदर में एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। आसपास से मंडराती रहती पोखर के आसपास में। जो भी कोई सुंदर स्मार्ट लड़का, अब जवान लड़का उसको नज़र आता है, तब उसके साथ वो लग जाती है, बहलाती है, फुसलाती है, और फिर उस पानी के अंदर ले जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। ऐसा ही मैंने अफवाह सुना हुआ था। जब उस पोखर के पास पहुंचता हूं ना, तो मैं देखने की कोशिश करता हूं कि इस पोखर के बारे में मैं इतना सब सुना था, क्या वाकई में ऐसा कुछ यहाँ पर है? अंधेरी रात, अमावस की रात, लेकिन मुझे इस पोखर के आसपास में कोई भी हलचल, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। तब मैं अपने रास्ते पर चलते जाता हूँ। तभी पीछे से एक सुरीली आवाज़ आती है, रुकना जरा, रुकना जरा। आवाज़ एक मिठास भरी थी, लड़की की आवाज़ थी। तब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक खूबसूरत लड़की हमारे बगल में ही, पीछे ही खड़ी हुई अब दिखाई देती है और हाथ हिला के बोलती है, रुको जरा, रुको जरा। मैं रुक जाता हूँ। अब मेरे मन से उस पोखर का डर निकल जाता है। और वैसे मैं डरता नहीं था, मैं तो जानता था कि अफवाह है, ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा, सब झूठी अफवाह फैलाया हुआ है। तब मैं रुक जाता हूँ। लड़की नज़दीक आ जाती है और कहती है, आप कहाँ जा रही हो? मैं उस लड़की को देखने की, पहचानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये लड़की हमारे गांव की है कि अगल बगल की गांव की है, लेकिन मैं उस लड़की को पहचान नहीं पाता हूँ। अब मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ। तब वो शायद समझ जाती है कि शायद मैं छानबीन कर रहा हूँ, पहचानने की कोशिश करता हूँ। तब वो अपने आप बोलती है, घबराइए नहीं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ जो आप डर रहे हो। तब मेरी हंसी निकल गई। हंसी निकली, मैं कहने लगा कि मैं भी बिल्कुल नहीं घबराया। आप कैसे भूत हो सकती हैं? आप तो देखो कितनी सुंदर हैं, जवान हैं, लेकिन इस रास्ते पर अब इतनी रात को आप जा कहाँ रही है? मुझे इस बात का संदेह हो रहा है, कौन सी गांव की है? तब पहली बार उसकी हंसी सुनाई पड़ी, खनकती हुई हंसी। कहने लगी कि मैं फलानी गांव की हूँ, और वो गांव हमारा से थोड़ा सा आगे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था मेरे गांव से। और उस गांव में मैं बचपन में आता जाता रहता था, लेकिन किस घर की है मैं वो पूछने लगा। तब वो कहने लगी, क्या शादी करने का इरादा है क्या? इतना छानबीन कर रहे हो, क्या बात है? अरे हम तो सोचा थे कि साथ चल रहे हैं, रास्ता हम पैदल कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हुए रास्ता कट जाएगा। तब मैं झेप गया। कहने लगे, अब देखिए बुरा तो नहीं माने होंगी, मैं बस जानना चाहता था कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? तब वो कहने लगे, शहर से आ रही हूँ, दिवाली मनाना चाहती थी घर पर, लेकिन बस नहीं मिल पाई। तब मुझे भी वही सब तो हुआ था। मैं कैसे कैसे अपने घर अब पहुँचने जा रहा था। अब मैं परेशानियाँ समझ रहा था, शायद इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।
तब मैं कहने लगा कि मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुआ है। तभी तो मैं आज इतना लेट हो गया हूँ। इतना लेट मैं कभी नहीं होता था। तब कहती कि चलो हम दोनों के साथ में ऐसी अब आज का समय बीता है, चलो हम चलते हैं। दोनों बात करते हुए अब रास्ता हम तय करने लगते हैं। उस पोखर से मात्र 500-600 मीटर हम आगे ही बढ़ते हैं। तभी उस तालाब में हलचल होती है। तालाब 500 मीटर दूर थी, लेकिन हलचल इतनी तेज थी ना कि वो लड़की डर जाती है, मेरे से आकर के चिपट जाती है। कहती है वो तालाब वाली भूत तो नहीं आ गई, तालाब वाली भूत तो नहीं आ गई। वाकई में इतनी हलचल हुई थी ना जैसे उसमें कोई बड़ा जानवर, कोई बड़ा चीज उसमें कूद गया हो। छपाक की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और वो हलचल शांत नहीं हुई थी। जैसे लग रहा है कि उसमें कुछ न कुछ तो हो रहा है। लड़की ने मुझे डरा दिया। अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा डर के। और दूसरा, वो लड़की मुझसे चिपक सी गई थी, वो भी डरी हुई थी। मैं अपने आप को कंट्रोल किया और समझाने की कोशिश करने लगा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, हम पोखर से अब आगे आ गए हैं, अब हम गांव जल्दी से जल्दी पहुंचते थे, देर नहीं करते, चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं सामने देखता हूं ना, एक काला सा अब व्यक्ति मुझे दिखाई देता है। रोड के बीचों बीच, रास्ते के बीचे बीच आंख लाल लाल बत्ती की तरह चमक रही है। मेरी तो देख करके हालत ही खराब हो गई। और जैसे मैं देखता हूं चीख पड़ता हूं। तब वो लड़की कहती, और क्या हुआ, और क्या हुआ, क्यों चीख पड़े। आज जैसे ही वो मुड़ के देखती है, वो भी चीखें मारनी शुरू करती है। कहती हमें पीछे लौटना होगा, मुझे पीछे लौटना होगा, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। वाकई में इधर कुआं उधर खाई। अगर हम गांव की तरफ जाते हैं तो एक काला भूत बीचों बीच रोड पर खड़ा हुआ है। लाल लाल आंखें उसकी अब मुझे दिखाई दे रही है। मैं तो इतना खौफ में आ गया था कि मुझे लगा कि अब तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब मैं ना चाहते हुए भी उस लड़की का कहना मानता हूँ और उसके साथ तालाब की साइड में पीछे चला जाता हूँ। तालाब, वो भी हलचल जो पहले हो रही थी अब शांत हो गई है। अब हम तालाब के पास आ गए और जितना हम पीछे आ रहे थे ना, वो काला इंसान हमारे नज़दीक आता जा रहा था, जैसे हमारा पीछा कर रहा। और लड़की भी अब खौफ में, मैं भी खौफ में थी। तालाब के नज़दीक आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं ना, लड़की हमसे अभी तक चिपटी हुई है, चिपट के चल रही थी। और जैसे ही तालाब के नज़दीक पहुँचते हैं, मुझसे अलग हो जाती है। कहती अब डरने को सकता नहीं है, अब यहाँ सब कुछ सही है। मैं कहने लगा वो हलचल जो आप चिखी थी, आप डरी थी कि तालाब में कुछ न कुछ है। तब वो देखने लगी और कहने लगी कि अब तो नहीं है ना, अब तो सब कुछ शांत है ना, अब तो हमें जो दिखाई दे रहा है उससे हमें डर लग रहा है। अब वाकई में इतना डरावना इंसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति मैं कभी देखा नहीं था, जिसकी आंखें लाल लाल अब चमक सी रही हो। डर किसको नहीं लगेगा। मैं तो बहुत खौफ में आ चुका था। अब मैं सोचने लगा कि चलो अब लड़की कह रही थी हम सुरक्षित हैं, तो हम सुरक्षित हैं। तभी जो मेरे साथ में उस लड़की ने किया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो मुझे पानी के अंदर जबरदस्ती धकेलने लगी, कूदो इसके अंदर में, कूद जाओ कूद जाओ। अरे मैं भला क्यों पानी के अंदर कूदूं, मैं तो तैरना भी नहीं जानता, और वो भी तालाब भरा हुआ। क्या मुझे अपना जान देना है रात को वो भी तालाब में। मैं तो एकदम चीख पड़ा, अरे नहीं नहीं मैं नहीं जाता। लेकिन लड़की में इतनी असीम शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि मैं उसको झेल नहीं पा रहा था। वो मुझे धकेलती हुई जा रही थी, बिल्कुल पानी के नज़दीक पहुंचाती थी। तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी, रुको, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। वो आवाज़ उसी काले इंसान की थी जिसकी आंखें चमक रही थी, और कुछ ही दूर पर हम लोगों के पास बस मात्र 5 मीटर के आसपास की दूरी पर खड़ा था। कड़कती हुई आवाज़ फिजा में फैल रही थी, और जैसे ही आवाज़ सुनती है वो लड़की ना, वो डर जाती है, मुझे छोड़ करके पानी में छलांग लगा देती है। और वो छलांग लगाती है, छपाक से एक आवाज़ आता है, और फिर पानी के अंदर जैसे डूब जाती है, गोता लगा देती है। और वो काला इंसान अभी भी हमारी तरफ देख रहा है। मेरी तो डर के मारे अब इतनी हालत खराब हो गई थी कि मैं तो लगा कि मैं कहीं गिर कर बेहोश ना हो जाऊं। मैं इतना खौफ में था। और वो पानी के अंदर बुलबुले अब निकलना शुरू हो गए थे।
गुड़ 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 बज रहे थे, बुलबुले बाहर निकल रहे थे। हाँ, तभी काला इंसान चीखते हुए मुझे आवाज़ दिया, तुम उस लड़की के चक्कर में कैसे फंस गए? चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। वाकई में मैं उस पर भरोसा कैसे करूँ? मैं इतना डरा हुआ था। तब वह मेरे नज़दीक आ गया। कहने लगा, तुम फलाने के बेटे हो ना? मैं एकदम चौंक गया। मेरे मुंह से निकला, हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। चलो निकलो यहाँ से। आज तुम अगर मैं लेट हो जाता ना, अब मुझे पता था वो लड़की कुछ न कुछ आज कांड करेगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता आने में तो शायद वो लड़की अपना काम कर दिया होता। तब मुझे बड़ा झटका लगा कि सुंदर लड़की तालाब में कूद पड़ी थी और उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। कहीं पानी के अंदर तो डूब नहीं गई। मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन वो काला भूत जैसा इंसान मेरे सामने खड़ा होकर के अब बता रहा था कि अगर मैं जरा सा लेट हो जाता तो शायद तुम बच नहीं पाते। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भूत कौन है, ये काला इंसान या फिर वो लड़की। मैं तो बिल्कुल, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तब वो कड़कती हुई आवाज में कहने लगा, अरे चलो तुम अपने रास्ते पे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। ना चाहते हुए भी अब मुझे चलना पड़ा। लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके मैं देख रहा था उस तालाब में कि आखिर वो लड़की है कौन। क्या वाकई वो पानी के अंदर डूब गई? क्या है उसके साथ में क्या हुआ? लेकिन जब मैं चलने लगा और पीछे पीछे काला इंसान चल रहा था, कुछ देर शांत रहा। मेरे तो हालत खराब थी कि अब पीछे से मेरे को हमला करेगा, अब मुझे मार देगा। आखिर भूत पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? लेकिन उसकी जब कड़कती आवाज़ शांत हो गई, तब वो कहने लगा, बेटा तूने बहुत बड़ी गलती की है। रात में इस तालाब के पास अब रुकना, अब उस लड़की के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना, ये ठीक नहीं था। तुम्हें वो मारना चाहती थी। तुम नहीं जानते कि वो कौन है। तब मैं बोला कि हाँ, डरते हुए, मैं नहीं जानता हूँ आप कौन हैं और वो कौन है। आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे जाने दीजिए ना, आप अपना काम कीजिए ना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? डरते डरते तब वो इंसान हंस पड़ा। भूत जैसा देखने वाला इंसान हंसने लगा। कहने लगा कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। बिगाड़ा था उस लड़की ने जो उस तालाब में अपना अड्डा बना के बैठी हुई है और आज वो खून पीना चाहती थी। आज अमावस की रात है बेटा। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं अभी सड़क पर घूम रहा था। मैं जानता था कि आज कोई ना कोई शिकार और जरूर करेगी और वो तुम्हारा शिकार अब करना चाहती थी। जब मैं सुना ना, मेरी हालत खराब हो गई थी कि एक भूत दूसरे को भूत बता रहा था। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे तो अब कहूँ ना कि मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। गांव नज़दीक आता जा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा, देखिए आप भी तो भूत हैं, तो आप पर मैं कैसे विश्वास करूं? तब वो हंसते कहने लगा कि मैं ऐसा भूत नहीं हूं जो किसी को सताता हो, किसी को खून पीने की कोशिश करता हो। मैं वो नहीं हूं। फिर वो मुड़ चुके थे। मेरी आंखों के सामने देखते देखते वो आगे की तरफ जा रहे थे। कदमों में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तो जैसे सन्न हुआ पड़ा और वो उनको जाता देख रहा था। जब मुझे लगा कि हाँ वो दूर जा चुके हैं, तब मैं जैसे अपने होश में आया। फिर मैं अपने गांव में पहुंच ही गया था। भागता हूँ अपने गांव की तरफ। दरवाज़ा खटखटाता हूँ और तब घर में दाखिल होता हूँ। पिता देखते हैं तो भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे वीरेंद्र, इतनी रात को कैसे आना हो गया? तुम सुबह आ जाते बेटा, ऐसी क्या जल्दी थी? तब मैं पूरा किस्सा बताने लगा कि पिताजी मुझे 2 भूतों से सामना पड़ा था। दोनों भूत, अब एक भूत मेरी जान बचा के लाया, लेकिन दूसरी भूत एक लड़की थी। तब पिता शायद समझ गए थे। कहने लगे, बेटा तुम उस तालाब के पास से गुजरे होगे, क्या कोई लड़की मिली थी? मैंने बोला हाँ। अरे वो फिर लौट आई, वो तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तब मुझे समझ में आया कि वो सुंदर से दिखने वाली लड़की एक्चुअल में सबसे भयंकर भूत थी। एक चुड़ैल थी, एक पिशाचनी थी और वो अपना सुंदर रूप अब बना करके मेरे सामने में आई थी। एक गांव का पता भी बता रही थी कि मैं उस गांव के रहने वाली हूँ, शहर से आई हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसका इरादा मुझे मारने का था, लेकिन मैं उस रात बच चुका था।
उस भूत के द्वारा। जब मैं पिता से उस भूत के बारे में जिक्र किया तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि हमारे गांव का ही कोई शख्स है जो काफ़ी साल पहले अब मर चुका है और वो हमारे गांव की रखवाली करते रहते हैं। लोग बाग कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीरेंद्र की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मैं कल की रात मिलता हूँ इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।